हिंदुस्तान में कृषि क्रांति के रचयिता, समाज सुधारक और स्वभाव से विद्रोही एक ऐसा महर्षि जिसने कृषि को लेकर देश की सोच को दिशा दी। देश की कृषि को प्रगति के रास्ते पर कैसे बढ़ाया जाए, आजादी के बाद देश के सामने ये सवाल सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़ा था। कृषि पर आधारित देश की अर्थव्यवस्था डामाडोल थी। खेती किसानी पर निर्भर करोड़ों देशवासियों का भविष्य अंधकार में था। आजादी के बाद किसानों की किस्मत का फैसला देश की पहली सरकार को करना था, जिनका सीधा असर हिंदुस्तान की करोड़ों गरीब जनता पर पड़ना तय था। ये वो दौर था जब अन्न उत्पादन के क्षेत्र में हिंदुस्तान का नाम विश्व मानचित्र पर कहीं नजर नहीं आता था। करोड़ों लोगों का पेट भरने के लिए देश दुनिया के अमीर और विकसित देशों की मदद पर आश्रित था। सवाल गुलामी के दौर से निकले नए भारत में कृषि को लेकर दीर्घकालीन नीतियों को लागू करने का भी था, ताकि वर्तमान की जरूरतों के साथ भविष्य की चुनौतियों के लिए देश को तैयार किया जा सके। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख का अहम योगदान यह है कि डॉक्टर पंजाबराव देशमुख जी ने जो कृषक लोग जो है खेती करते देहात में रहते, उनमें एक जबरदस्त आत्मविश्वास पैदा किया। उस दौर में सरकार की सबसे बड़ी चिंता थी कि देश में अन्न का उत्पादन कैसे बढ़े, किसानों की माली हालत में सुधार कैसे हो, आने वाले वक्त में किसानों की तकदीर और खेती की तस्वीर कैसी होगी। इसका फैसला पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली देश की पहली सरकार को करना था। परीक्षा की इस घड़ी में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिस कर्मठ शख्सियत के करिश्माई नेतृत्व का यकीन किया और जिनके मजबूत कंधों पर कृषि के क्षेत्र में क्रांति की नींव रखने की जिम्मेदारी सौंपी, वो थे डॉक्टर पंजाबराव श्यामराव देशमुख। उनका जो योजना ऐसी थी कि खेती में आधुनिक तंत्र और विज्ञान का वो उपयोग कर सके, इसके लिए एजुकेशन देना। जो लेबोरेटरीज में नॉलेज पैदा होता वो खेत तक जाने को होना, और उससे जो उपज है वो बढ़ना चाहिए। उससे जो उपज होंगे उस पर वो प्रक्रिया उद्योग भी चलाएंगे, और प्रक्रिया उद्योग चलाने से वो एक दिन इंडस्ट्रियलिस्ट बनेंगे, पॉलिटिक्स में आएंगे। ऐसा आमूलाग्र परिवर्तन जिसको कृषक क्रांति कहते हैं, वो कृषक क्रांति डॉक्टर भाऊ साहब पंजाबराव ने का एक अहम उद्देश्य था। देश के पहले कृषि मंत्री डॉक्टर पंजाबराव देशमुख की सोच और दीर्घकालीन नीतियों का ही नतीजा था कि कृषि क्षेत्र को नई दिशा मिली। खासकर महाराष्ट्र की कृषि में डॉक्टर पंजाबराव देशमुख ने कृषि क्षेत्र में अनमोल योगदान दिया। 27 दिसंबर 1898 महाराष्ट्र में विदर्भ के अमरावती जिले के गांव पापल में डॉक्टर पंजाबराव देशमुख का जन्म हुआ। पंजाबराव का परिवार खेती पर निर्भर था। किसान परिवार में जन्म लेने की वजह से बचपन में ही उनका रुझान खेतीबाड़ी की तरफ हुआ और कृषि को लेकर पंजाबराव का ये प्रेम सारी जिंदगी जारी रहा। डॉक्टर पंजाबराव श्यामराव देशमुख को उनके चाहने वाले भाऊ साहब देशमुख के नाम से भी जानते हैं। पंजाबराव की प्राथमिक शिक्षा घर पर हुई। पंजाबराव की स्कूल शिक्षा करंजा लाड में हुई। यहाँ उन्होंने 9वीं क्लास तक पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने 10वीं क्लास में पढ़ाई के लिए अमरावती के हिंद हाई स्कूल में दाखिला ले लिया। कॉलेज की पढ़ाई पंजाबराव देशमुख ने पुणे के प्रतिष्ठित फर्ग्यूसन कॉलेज से पूरी की। 25 अगस्त 1920 को वो इंग्लैंड के लिए रवाना हो गए। 21 सितंबर 1920 को उन्होंने इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। अक्टूबर 1921 में उन्होंने वकालत की डिग्री ली। 25 जनवरी 1925 को उन्होंने संस्कृत में पीएचडी की डिग्री ली। लेकिन उच्च शिक्षा के दौरान
विदेशों में लंबा वक्त बिताने के बाद भी पंजाबराव देशमुख के दिल से अपनी मातृभूमि के लिए प्यार कम ना हुआ। उनका दिल तो हर वक्त हिंदुस्तान में अपने लोगों के बीच बसता था। देश की मिट्टी की खुशबू, खेत और किसान जैसे उनके दिलो दिमाग में रच बस गए थे। यही वजह थी कि उन्होंने पढ़ाई खत्म कर देश लौटने का फैसला किया। जुलाई 1926 में पंजाबराव देशमुख देश लौट आए और तन मन धन से अपने मिशन में जुट गए। उनकी सोच ऐसी थी कि सामान्य जो लोग हैं वही असामान्यत्व हासिल कर सकते हैं। खुद एक पापड़ जैसे देहात में एक काश्तकार के घर उनका जन्म हुआ। आम काश्तकारों की जैसी स्थिति थी ऐसी ही उनकी स्थिति थी, लेकिन उन्होंने असामान्यत्व उन पे यानी सामान्य में पैदा हुए, सामान्य में वो पले बढ़े और अपने जो भी दिक्कतें आए उसके लिए वो सामान्य लोगों के पास ही गए। लेकिन इस प्रयास में उन्होंने एक ऐसी स्थिति हासिल कर ली, अपना असामान्य तो उन्होंने साबित किया है। ग्रामीण इलाकों में किसानों को और ताकतवर बनाने के लिए भारत सेवक दल की स्थापना की गई। किसानों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए जितने उपाय उस वक्त किए जा सकते थे वो भाऊ साहब देशमुख ने किए। कृषि रत्न पंजाबराव देशमुख बेहद सादा जीवन जीने में विश्वास करते थे। 26 नवंबर 1927 को जब उन्होंने विमलाताई वैद्य से विवाह किया, उस वक्त इस समारोह में महज 6-7 करीबी मित्र ही मौजूद थे। शादी के फौरन बाद धुन के पक्के पंजाबराव देशमुख अपने मिशन में जी जान से जुटे रहे। कॉमन मैन के सरीके रहते थे। इतने बड़े ऑफिसर होके भी इतने बड़े पद पे कृषि मंत्री रहे, बड़े बड़े पद रहे, पार्लियामेंट मेंबर रहे, सभी जगह पे और पूरे जग में के वर्ल्ड के सभी लीडर उनको मानते थे। और इसके बावजूद भी वो कॉमन मैन करके रहे, क्योंकि एक बार उनका एक दोस्त मंत्री होते हुए भी जब वो मंत्री थे गाड़ी से जा रहे थे, उनका एक दोस्त अपने बैलगाड़ी में जा रहा था, तो उन्होंने उसको वो पहचाना, अरे ये तो अपना नामदेव है, वो उनसे साथ पड़ा हुआ था। इसकी वजह से उन्होंने वो गाड़ी पीछे लिया और उनको गाड़ी पीछे लेकर उसको मिल गया। देश लौटते ही उन्होंने साल 1928 में शेतकरी संगठन की स्थापना की। किसानों के हालात में सुधार के लिए भाऊ साहब देशमुख ने इस संगठन की स्थापना की थी और इसकी नीतियों के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने महाराष्ट्र केसरी नाम के अखबार की शुरुआत की। किसान संगठन बनाने का हेतु उनका यही था कि यहाँ का जो किसान है वहाँ बहुत गरीब है, अल्पभूधारक है, बहुत कम ऐसे उसके पास खेती है, वो शिक्षित नहीं है, उसको कुछ पढ़ते नहीं आता है, कुछ उसको समाज की ओर से कुछ मदद नहीं है। और ये पूरा चित्र जब भाऊ साहब ने देखा तब उन्होंने ये सोचा कि हमारे देश में, हमारा देश कृषि प्रधान देश है और यहाँ के अगर किसानों ने अच्छी तरह से खेती की तो यहाँ पर किसान तो सुरक्षित रहेगा ही, बल्कि यहाँ का जो समाज है, यहाँ का हमारा जो देश है, जो प्रांत है, वो भी खुशहाली से यहाँ पर रह सकेगा। ग्रामीण इलाकों में किसानों को और ताकतवर बनाने के लिए भारत सेवक दल की स्थापना की गई। किसानों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए जितने उपाय उस वक्त किए जा सकते थे वो भाऊ साहब देशमुख ने किए। युवाओं में शिक्षा का दीप जलाने के लिए उन्होंने साल 1931 में शिवाजी एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना भी की। किसानों को साहूकारों के चंगुल से बाहर निकालने के लिए भी उन्होंने जी जान झोंक दी। उनके द्वारा बने कानूनों की वजह से ही साहूकारों के दुष्चक्र से किसानों की जमीन को बचाया जा सका। पहले तो जो यहाँ महाराष्ट्र के जो काश्तकार थे, विदर्भ के काश्तकार थे, तो उन लोगों ने, उन पर बहुत कर्जा था, साहूकारी कर्जा था,
पहला बिल उन्होंने लाया कि वो कर्ज लवाद बिल लाए और सबका कर्जा माफ़ किया। वो सबका कर्जा माफ़ हो गया, इसलिए विदर्भ में और महाराष्ट्र में आज खेती कायम है। कृषि, शिक्षण और सहकार के 3 मूल मंत्र भाऊ साहब को जीवन भर उनके लक्ष्य की ओर अग्रसर करते रहे। कृषि प्रधान भारत में खेती और किसानों को पहली प्राथमिकता मिले, यही कोशिश वो सारी जिंदगी करते रहे। मंडियों में लेन देन के दौरान किसानों के साथ धोखे की आशंका को कम करने के लिए उन्होंने किसानों, दलालों और व्यापारियों के बीच एक करार के माध्यम से लेन देन को सुचारू करने की कोशिश की। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख लोगों के बीच अपनी लोकप्रियता के साथ देश के पहले कृषि मंत्री के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों का भी उन्हें बखूबी एहसास था। कृषि अर्थशास्त्र से लेकर तंत्र ज्ञान, कृषि विस्तार और वातावरण के कृषि पर होने वाले असर के बारे में गहरी जानकारी थी। किसानों के लिए कृषि प्रदर्शनी का आयोजन कैसे हो, किसानों को इससे कैसे जोड़ा जाए, खेती बाड़ी की आधुनिक जानकारी को दूर दराज के गांवों तक कैसे पहुंचाया जाए, इन कार्यों को खुद सफलतापूर्वक अंजाम देकर उन्होंने देश के सामने एक मिसाल के तौर पर पेश किया। कपास, तूर, भुईमुग, तिलहन की फसलों, धान और गन्ना में खाद की कितनी मात्रा डाली जाए, बीजों का चयन कैसे हो, किस तरह की मिट्टी में कौन सी फसल ली जाए, इस संबंध में अपने अनुभवों को किसानों तक पहुंचाया। नारियल, काजू के साथ वन संवर्धन के लिए पाइन और देवदार के वृक्षों को लगाने और नर्सरी के फायदों के बारे में किसानों को जागृत किया। भाऊ साहब देशमुख यानी पंजाबराव देशमुख सामुदायिक कृषि विकास योजना की शुरुआत की थी। साल 1955 में पंजाबराव ने फूड फॉर मिलियन नाम का अभियान चलाया। उन्होंने देश में जापानी तकनीक से धान की खेती की तकनीक पर जोर दिया। अपनी निगरानी में उन्होंने इस पद्धति से खेती को बढ़ावा दिया। उनकी कोशिशों का ही नतीजा था कि साल 1954 में धान की बम्पर पैदावार हुई। कृषि के लिए जो भी लोग देहात में रहते, उन्होंने कृषि के लिए आधुनिक तंत्रज्ञान का उपयोग करना और इसके लिए उन्होंने जागतिक कृषि प्रदर्शन बुलाया था। आधुनिक यंत्र और ये सब टेक्निक्स काश्तकार को पढ़ाया और सामूहिक योगदान से किस प्रकार से उसका नॉलेज सबको जाना चाहिए और उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, ये किया। जो भात खेती है, जापान की भात खेती का प्रयोग यहाँ पर किया। लोगों ने बहुत उन पर टीका की थी, लेकिन भाऊ साहब ने वो प्रयोग करके भात का उत्पन्न, राइस का उत्पन्न कितने गुना यहाँ पे बढ़ा दिया। सब दुनिया में किस प्रकार की खेती होती है, किस प्रकार की मशीनरी है, जब तक भारतीय किसान को कुछ बात मालूम नहीं थी, वो सब वो कृषि प्रदर्शन में लाके भाऊ साहब ने सब लोगों को या भारतीय जो किसान थे उनके सामने लाके उनको बताया कि ये सब अलग अलग देशों में ऐसा प्रकार का होता है और इससे अपन बढ़ावा कर सकते हैं। जापान में जो धान की जातियाँ थी, जो जाति की फसल अधिक आती थी, जिसका ईल्ड अच्छा आने वाला था, वो धान की जातियाँ उन्होंने भारत में लाई। इतना ही नहीं कि कम पानी वाले क्षेत्र में, कम पानी के क्षेत्र में भी धान की खेती कैसी उगाई जाए, उसका बोना किस तरह से चाहिए उसको, ये सब टेक्निक उन्होंने जापान से भारत में लाया और भारत के किसानों को धान की ज़्यादा से ज़्यादा उपज कैसे मिले, इसके लिए उन्होंने प्रयत्न किया। खेती के क्षेत्र में देश में तकनीकी विकास और अन्न उत्पादन में तकनीक के इस्तेमाल से क्रांति की नींव पंजाबराव देशमुख ने रखी थी। साल 1959 में उन्होंने विश्व कृषि मेले का आयोजन किया। जब वो कृषि मंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहली बार एक वर्ल्ड वाइड कृषि मेलावा, जागतिक कॉन्फ्रेंस शेतकरी मेलावा उन्होंने निर्माण किया। भूखमारी से मुक्ति, ये नारे के ऊपर ये कृषि सम्मेलन सभी देशों के राष्ट्रों के वहाँ पे स्टॉल थे। इतना ही नहीं तो इतने लंबे समय तक चलने वाला ये पहला कृषि मेला था। इस कृषि मेले को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ, इतना ही नहीं तो अमेरिका के अध्यक्ष
रूस के प्रधानमंत्री और बाकी सभी देशों के प्रमुखों ने इस मेले को विजिट किया था। देश में कृषि के विकास को लेकर पंजाबराव देशमुख की सोच कितनी गहरी थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने देश भर में कृषि विश्वविद्यालय खोलने की महत्वपूर्ण पहल की, ताकि कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के काम को गति दी जा सके। सहकारी क्षेत्र को आगे बढ़ाने के मिशन में भाऊ साहब जी जान से जुटे थे। अपने इसी मिशन को पूरा करने के लिए उन्होंने उस वक्त भारत की सबसे बड़ी डेयरी परियोजना की मुंबई में शुरुआत की। वो रास्ते पे चालू तो है, क्योंकि भाऊ साहब ने ये सोचा था कि किसान का लड़का वो खेती में उसकी टेक्निक पढ़े, इसलिए उन्होंने एग्रीकल्चर कॉलेज निकाले। और आज जो अपन 100% नहीं है, पर कम से कम जो रास्ता उन्होंने बताया है उस पर काफ़ी अमल हो रहा है, और किसान भी उसका समझ लेने में एक किसान के अभी एक ऐसी मानसिकता बनी है कि हमारे लिए जो चीज़ लाते हैं वो हमें समझना चाहिए, और समझ के हमने उसका फ़ायदा लेना चाहिए। साल 1958 में पंजाबराव को सहकारिता मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। सहकारी क्षेत्र को आगे बढ़ाने के मिशन में भाऊ साहब जी जान से जुटे थे। अपने इसी मिशन को पूरा करने के लिए उन्होंने उस वक्त भारत की सबसे बड़ी डेयरी परियोजना की मुंबई में शुरुआत की। इस परियोजना की सफलता के बाद सारे देश में सहकारी क्षेत्र के डेयरी प्रोजेक्ट लगाने की होड़ सी मच गई। खेती के काम को आर्थिक तौर पर फायदेमंद बनाने के लिए पंजाबराव ने कृषि के साथ दूध का व्यवसाय, मुर्गी पालन, बकरी पालन, सुअर पालन जैसे कामों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। एग्रीकल्चर और डेयरी ये दोनों एक दूसरे पे, यानी जैसे डेयरी का जो है वो डेयरी इससे संबंधित है, क्योंकि वो पशुओं से होता है, दूध निकलता है, और ये पशुओं का पालन खेती पर होता है। इसलिए अगर खेती के साथ में डेयरी रही तो वो उसके लिए लाभदायक रहेगा, और वो लोगों को जरूरी भी है। इसलिए भाऊ साहब का ये ज़्यादा जोर था। उनका सारा वक्त किसानों और देश की कृषि समस्याओं का हल निकालने में ही बीतता था। और पूरे जग के लिए, आपने सिर्फ महाराष्ट्र के लिए नहीं, वो सिर्फ महाराष्ट्र के थे, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के लिए उन्होंने किसानों के बारे में बहुत बड़ी सोच थी और उन्होंने जागरूकता लाई। उनका खुद का तो ऐसा, आप बोले इंडिविजुअल, तो वो कॉमन मैन के तरीके रहते थे। इतने बड़े ऑफिसर होके भी इतने बड़े पद पे, कृषि मंत्री रहे, बड़े बड़े पद रहे, पार्लियामेंट मेंबर रहे, सभी जगह पे, और पूरे जग में के वर्ल्ड के सभी लीडर उनको मानते थे, और इसके बावजूद भी वो कॉमन मैन करके रहे। कृषि क्षेत्र में तकनीक के इस्तेमाल पर पंजाबराव ने बहुत जोर दिया था। उनका पूर्ण विश्वास था कि उन्नत तकनीक का इस्तेमाल कर देश को अन्न उत्पादन के क्षेत्र में अपने पैरों पर खड़ा किया जा सकता है। भारत का जो किसान है वो किसान बाकी के देश जैसे प्रगति पथ पर है, जैसे जापान है, फ्रांस है, बाकी के जो लोग हैं, जैसे खेती के बारे में उन्होंने काम किया है, अच्छे से उनका योगदान है, उसी प्रकार भारत के किसान भी अच्छी प्रगति करे। इस काम के लिए भाऊ साहब ने किसानों के बारे में भी सोचा और कृषि क्षेत्र में अच्छा काम करने का भी यहाँ पर प्रयास किया। यही वजह थी कि उन्होंने खेती के मशीनीकरण पर जोर दिया। ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेसर, डीजल पंप, आधुनिक बैलगाड़ी जैसे यंत्रों की जरूरत को पूरा करने के साथ इनकी मरम्मत पर भी उनका पूरा जोर था। बढ़ती भूमि का कैसे विकास हो, किसानों को संकर नस्ल के बीजों के उत्पादन के लिए कैसे प्रोत्साहित किया जाए, इस पर उनका विशेष जोर था। उनकी इन्हीं कोशिशों का नतीजा था कि
कि देश में संकर किस्म के बीजों का उत्पादन शुरू हुआ। दस अप्रैल 1965 को देश का ये सच्चा सपूत नहीं रहा। लेकिन ताउम्र भाऊ साहब ने किसानों के लिए जो काम किए, अगर वो ना होते तो शायद ही देश के युवाओं को कृषि क्षेत्र में वे चमत्कार देखने को मिलते जो आज देश के युवा किसानों को नई दिशा दे रहे हैं। उनका ही योगदान है। आज भी जो सरकारें चला रही है और आज भी भाऊ साहब ने जो प्रिंसिपल्स दिए हैं, जो योजनाएं दी है, उस पर अगर सरकार अमल करे तो आज भी इस देश के कृषि का भाग्य बहुत बड़ा हो सकता है। बिना थके काम करने वाले पंजाब राव देशमुख ने दुनिया के किसानों को एक होने का नारा दिया था। कृषि क्षेत्र में डॉक्टर पंजाब राव देशमुख के योगदान को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने 20 अक्टूबर 1989 को उनके नाम पर कृषि महाविद्यालय अकोला की स्थापना की। डॉक्टर पंजाब राव देशमुख आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी सोच, उनका व्यक्तित्व और उनकी दूरदर्शिता आज भी देश का मार्गदर्शन कर रही है। तकरीबन 600 एकड़ का ये खेत बंजर होने की कगार पर था। वजह थी सिंचाई। सिंचाई भी खेतों को बंजर कर सकती है, ये सुनने में भले आपको अटपटा सा लगे, लेकिन विनायक पाटिल के ये खेत सिंचाई की वजह से ही बंजर होने जा रहे थे। पानी की वजह से इन खेतों की उत्पादकता कम हो रही थी।